हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रेस्क्यू के बाद रवीना ईशा के कैफे में आती है, जहां उन दोनों की बहस होती है। अब आगे दूसरे दिन की दोपहर तक पुलिस स्टेशन में कई फाइलों की छानबीन जारी थी। अब तक सारे केस की डिटेल्स निकाली गई थी और डिटेलिंग करने के साथ ही कुछ लोगों को संदिग्ध के रूप में हिरासत में भी लिया गया था। दोपहर की वो थकी हारी रोशनी अब रवीना के सिर पर जैसे चोट कर रही थी और वो अपने लैपटॉप को लेकर कैफे कॉन्टेस्ट पहुंचती है। कैफे कॉन्टेस्ट की खिड़कियों में चुपचाप अंदर उतर रही उस रोशनी के साथ ही एक कोने में रवीना बैठती है। लैपटॉप उसकी दुनिया बन चुका था। स्क्रीन पर चमकते आंकड़े और केस फाइल उसके चेहरे की थकावट को और गहरा कर रहे थे और ईशा उसे दूर से देख रही थी। आज 20 मिनट का समय बीत चुका था, लेकिन ना रवीना ने उसकी तरफ देखा था और ना ही उससे कुछ बहस की थी और ये चीज़ें ईशा को उसकी तरफ खींच रही थी। ईशा ने कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी निकालते हुए मन में सोचा, चलो कम से कम अपने काम से तो मोहब्बत करती है ये लड़की। उसका ध्यान रवीना के चेहरे पर टिका था, जहाँ जिम्मेदारी के निशान गहरे ही चले थे। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई और बिना कुछ पूछे रवीना के पास रख दे दी। रवीना ने नजरें उठाई, फिर उसकी कुर्सी के सामने वाली खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ सकती हो, बैठ के चाय पीने में कोई मनाही नहीं है। नहीं, मैं ये चाय आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ, ये मुझे किसी और को देना है। वैसे आपका कोई ऑर्डर है या सिर्फ यहाँ बैठना है? रवीना उसे देखती है और उसके साथ ही ईशा की हल्की मुस्कान उभर आई थी। चाय की भाप के साथ कुछ अनकहे सवाल भी थे। रवीना उससे कहती है, ऑर्डर है, लेकिन आप चले जिसका ऑर्डर है उसको देकर आइए। और इसके बाद ईशा चली जाती है। बगल के टेबल पर चाय सर्व करने के बाद वो वापस रवीना के पास आती है। मुझे ऑर्डर देना है या किसी और को भेजूं? नहीं, आपसे मेरी कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं। और इसके साथ ही रवीना ईशा पूछती है कि आपको चाय चाहिए? पता नहीं, चाय ज़्यादा थकान मिटाती है या फिर किसी का साथ। ईशा उसे देखती है, शायद दोनों, अगर साथ सुकून वाला हो। तुम सुकून बांटती हो? नहीं, अपने हिस्से की बेचैनी थोड़ा कम कर लेती हूँ किसी की बात सुनकर। रवीना उसे देखती है, कभी लगता है हम थकान नहीं अकेलेपन से हार रहे हैं। ईशा उसकी ओर देखती है, क्योंकि थकान तो सोने से मिट जाती है, अकेलापन नहीं। रवीना की नज़र अब एक फाइल पर अटक गई थी और जब नींद भी ना आए तो तब चाय में जवाब खोजा जाता है। तुम सब कुछ चाय में ही ढूंढती हो? ईशा उसकी ओर देखती है, हाँ, क्योंकि दुनिया ज़्यादा कड़वी है, चाय कम। रवीना की नजरें अब उठ गई थी। मैं कभी चाय के अलावा कुछ सोच नहीं पाई तुम्हारे बारे में। ईशा उसे देखती है, और मेरे बारे में सोचना ही क्यों है? मैं सिर्फ आपके बारे में चुप्पी सोच पाई हूँ। रवीना अब उसे फिर से देख रही थी। चुप्पी, डर या आदत? कभी कभी दोनों। मुझे लगा था तुम बहुत बातूनी हो, सिर्फ उन लोगों के साथ जिनमें सन्नाटा हो। इसके अलावा मैं किसी से बातें नहीं करती। रवीना उसकी ओर देखती है और फिर कहती है, एक चाय, डार्क, बिना शक्कर के। अच्छा, इतनी कड़वी चाय क्यों पसंद है आपको? क्योंकि थक रहे इंसान को कुछ कड़वी चीज़ें ही सुकून दे सकती है। ठीक है, लेकर आती हूँ। और इतना कहकर ईशा फिर से चाय लेने चली जाती है और इसके साथ ही रवीना वहाँ बैठी फिर से अपने काम पर फोकस करने लगती है। थोड़ी देर के बाद फिर से ईशा चाय लेकर आती है और उसके सामने रख देती है। रवीना उस चाय को देखती है, काली गाढ़ी इलायची वाली, बिल्कुल वैसी जैसे उसने ऑर्डर दी थी। और रवीना कहती है, बैठ जाओ ना, थोड़ा साथ अच्छा लगेगा शायद। नहीं, मुझे आपसे बात करके तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। ईशा उससे तंज देती है।
लेकिन पता नहीं क्यों आज रवीना की आंखों में कुछ ऐसा था जिसके कारण ईशा बैठना चाहती थी। ये लीजिए काली गाढ़ी इलायची वाली, तुम्हारी पसंदीदा चाय। रवीना उसे बिना देखे थैंक यू, आज बहुत ज़रूरत थी इसके। ईशा उससे कहती है कम से कम अब काम से तो मोहब्बत है तुम्हें। चेहरे पर थकान है पर नज़रों में फोकस, चाय की या किसी के बिना सवाल किए चाय मिल जाने की। रवीना मुस्कुराती है दोनों। ईशा अगर थकी हो तो 2 मिनट रुक सकती हो। रवीना उसकी ओर देखती है। वैसे भी मेरा दिमाग अब स्क्रीन से झगड़ने लगा है। ईशा कभी कभी लगता है हम थकते जिस्म से नहीं, उस बोझ से हैं जो दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और किसी को बताना भी नहीं चाहते कि थक चुके हैं, है ना। ईशा उसकी बात में दिलचस्पी लेने लगी थी। बताना तो चाहेंगे लेकिन अगर सुनने वाला सही मिले तब, यदि कोई जज करने वाला मिले तो ना बताना ही ज़्यादा बेहतर होता है। रवीना उसकी ओर देखती है और चाय का एक घूंट लेती है। तुम सुन सकती हो, मेरे कैफ़े में लोग बहुत कम हैं पर कह जाते हैं सब कुछ, तो आई थिंक मैं सुनने में बिलीव रखती हूँ इसलिए वो कह पाते हैं। वैसे दिलचस्प जगह है ये। और तुम दिलचस्प इंसान हो या सिर्फ थकी हुई अफसर। रवीना उसकी ओर देखती है। थकी हुई अफसर जो कभी कभी इंसान बनना चाहती है। तुम्हें अपना काम पसंद है? पसंद से ज़्यादा जिम्मेदारी की तरह निभाती हूँ इसे। तो ये प्यार नहीं हुआ काम से, शायद हुआ था पर अब वो सिर्फ फर्ज के आड़े आता है। प्यार अगर फर्ज बन जाए तो फिर बच क्या जाएगा मैडम। चाय और किसी शांत कोने में बैठने का सुकून, यही तो है कॉन्टेस्ट। ईशा गर्व से कहती है। तुम्हें ये जगह कितनी प्यारी है ना, जैसे हर दीवार को तुम जानती हो। ईशा उसकी आंखों में देखती है क्योंकि ये मुझे पहचानती है और जब मैं खुद को नहीं पहचान पाती तो ये मुझे वो पहचान देती है। फिर भी अकेली हो, अकेलापन बुरा नहीं होता। अगर खुद की कंपनी अच्छी हो तो लोग अकेलापन भी इंजॉय करते हैं। और अगर खुद से ही झगड़ा चल रहा हो, रवीना ने नजरें फेरते हुए कहा, जैसे ईशा को अपनी आंखों में वो अधूरापन दिखाना नहीं चाहती हो। तो उस झगड़े के बीच किसी एक की चुप, एक मुस्कुराहट बहुत काम आती है। और अगर कोई मुस्कुराना भूल गया तो तुम्हारी आंखें कभी कभी मुस्कुरा जाती हैं। आज भी मुस्कुराई थी। तुम बहुत गौर से देखती हो और तुम बहुत छुपा के रखती हो अफसर मैडम। कभी सब कुछ सामने आ गया तो डर तो नहीं लगेगा ना। ईशा उसकी आंखों में देखती है। डर सिर्फ उन्हें लगता है जो सतह पर तैरते हैं। मैं डूबने में यकीन रखती हूँ और डूबने वाले को डर नहीं होता। कभी डूब के टूटी हो? नहीं, लेकिन चाय हर बार मुझे बचाता है। तुम सच में हर जवाब चाय से क्यों जोड़ती हो? क्योंकि चाय वो भाषा है जो बिना शब्दों के सब कह देती है। देखिए, आज भी एक रूड बेहद बदतमीज अफसर इतनी गंभीर बातें कर रही है। चाय का ही तो कमाल है। रवीना उसे देखकर मुस्कुराती है। मार दिया था ना, मिल गया सुकून। ईशा हल्की मुस्कान मुस्काती है। अगर मैं भी कुछ कहना चाहूँ तो कहो, सुनने के लिए बैठी हूँ। रवीना ठहर कर। हर दिन खुद से लड़ते लड़ते इंसान थक जाता है ना, तो आज हार मान लो। 2 मिनट के लिए सिर्फ तुम बन जाओ अफसर नहीं, और उसके बाद फिर से वो खट्टर, वो दुष्ट ऑफिसर बन जाना। रवीना उसे देखती है। मैं भूल ही गई थी कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। याद रखने के लिए ही शायद तुम यहाँ आई हो। और तुम? ईशा उसकी तरफ गौर से देखती है। मैं शायद तुम्हें याद दिलाने वाली हूँ। रवीना नजरें नीचे झुका लेती है। तुम्हारा नाम क्या है? वाओ, मतलब इतनी लड़ाई के बाद कोई इंसान किसी का नाम पूछे तो ये तो सबसे बेहतरीन नजराना होगा। वैसे मेरा नाम ईशा है, ईशा राजदान। और रवीना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं रवीना सिंह। वैसे तुम कौन हो ईशा? तो ईशा कहती है, एक लड़की जो तुम्हारे थके कंधों को 2 मिनट का सुकून दे सकती है। और रवीना के मुंह से अचानक ही निकल गया, थैंक यू, जैसे कि ये उसके मन की बात नहीं, उसके दिल की बात थी। थैंक यू चाय के लिए या सुनने के लिए?
रवीना उसकी तरफ देखती है, दोनों के लिए। तो अगली बार मैं भी कुछ कहूँ? रवीना कहती है, अगर वक्त हुआ तो मैं सुनूंगी। तो ईशा उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से उठती है। चाय ख़त्म करो और अपने काम पे फोकस करो, मैं चली। और जाते जाते पलटकर उसे सिर्फ इतना ही कहती है, वैसे ऑफिसर मैडम, सुनना भी एक मोहब्बत है और तुमने आज मोहब्बत तो की है थोड़ी सी। धीरे धीरे सुनना सीखो, तुम मोहब्बत के थोड़े बहुत अंदाज तो सीख ही जाओगी। और इसके साथ ही वो मुस्कुराती हुई चली गई थी। रवीना अपने लैपटॉप के पास बैठी उसे देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आया था कि आज इस दिल को खोलने की वजह क्या थी। आज बरसों बाद उसे बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज बरसों बाद उसे खुद को कमज़ोर क्यों बताना था? और वो भी उस लड़की के आगे जिससे आज तक उसने सिर्फ लड़ाई की थी। मन व्याकुल नहीं, शांत था, जैसे कि अपनी कमज़ोरी बताकर भी उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसके अंदर कोई शिकवा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। इसके साथ ही वो अपने काम में लग जाती है। और अब तक रवीना 2 कप चाय पी चुकी थी। शाम के 4 बज चुके थे। वो उठती है, लैपटॉप अपने बैग में रखती है, बिल पे करने के लिए काउंटर पर जाती है और ईशा को देखती है। ईशा उससे कहती है, हो गया काम? काम ख़त्म नहीं होते मैडम, ख़त्म करना पड़ता है। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। तुम क्या करती हो जब सब कुछ बेकार लगने लगे? ज़्यादा कुछ नहीं, चुपचाप केक बनाती हूँ और कमरे के सबसे कोने वाली जगह पर बैठकर खाती हूँ। और तुम क्या कभी रोई हो बिना आंसू के? नहीं, मुझे रोना नहीं पसंद, लेकिन हाँ, मैं उस जगह रोती हूँ जहाँ मुझे पेड़ देखे, पहाड़ देखे, पत्ते देखे और नीला आसमान देखे। इंसानों के आगे रोना मुझे कमज़ोरी है। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारी बातें पागल कर देती है कभी कभी, क्योंकि ये पागलपन ही असली हो सकता है इस नॉर्मल दुनिया में। जिसके पास पागलपन नहीं, समझो वो इंसान नॉर्मल नहीं। रवीना अपने पैसे वापस अपने पैकेट में रखती है। मुझे डर लगता है जैसे ये बात उसने खुद से कही थी, लेकिन शब्द बाहर आ चुके थे। किससे? किसी के पास जाने से। तो दूर रहो, लेकिन बंद मत रहो। तुम्हारी कैफ़े की जगह मुझे पिघला देती है और तुम खुद को लो महिला कहती हो, आयरन लेडी। तुम मेरा काम कैसा लगता है तुम्हें? ईशा उसकी ओर देखती है, मुस्कुराती है। खतरनाक, जिम्मेदार और बेहद अकेला। तुम कभी पुलिस बनती तो क्या करती? ईशा उसे गौर से देखती है और कहती है, शायद रोज कुछ टूटती और फिर कला से खुद को जोड़ती। रवीना उसके साथ मुस्कुराती है और उसके बाद कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ। ईशा उसे बाय कहती है और तभी रवीना जाते जाते रुक जाती है। तुमने कहा कि तुम कला से जुड़ती, तो तुम्हारी कला ने मुझे पढ़ने में तुम्हारी मदद की है? ईशा उसकी ओर देखती है, कुछ देर तक चुप, फिर कहती है, हाँ। और क्या दिखा? एक लड़की जो दुनिया से नहीं, खुद से छिपती फिरती है। और अगर मैं खुद को खोज लूँ तो क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या कहता है तुम्हारा कला? सब ठीक नहीं होगा, पर जो भी होगा वो सच्चा होगा। तुम कभी सच्चाई उतार कर देखो। और इसके साथ ही वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते हुए रवीना के दिमाग में सिर्फ यही चीज़ें चल रही थी और अचानक से उसके मुंह से निकल आया, तुमसे बात करना थकान उतार देता है। अब तो लगता है कि मुझे इस जगह पर अपने लिए आना चाहिए। और इसके साथ ही वो बाइक स्टार्ट कर फिर से अपने घर की तरफ निकल जाती है। ये समय जिसे वो वक्त काटना समझ रही थी, कुछ तो सिखा रहा था उसे, कुछ तो उसे बता रहा था। और इसके साथ ही वो उन बातों में उलझना चाहती थी, उसे सुनना चाहती थी। इधर ईशा का कमरा रात के अंधेरे में डूबा हुआ था।
खिड़की से आती चांदनी में उसकी उंगलियां पुराने स्केच बुक के पन्ने पलट रही थी। सीक्रेट स्केच बुक, वो जिसमें उसने कभी किसी को झांकने नहीं दिया, न माँ को, न शालू को, न पापा को, न ही दादू को। अपने मन को भी उसने उसके अंदर बंद रखा था। हर पन्ना जैसे कोई पुराना डर था। एक में भीगती बच्ची थी बंद खिड़की के पीछे, दूसरे में लड़की जो अकेले पार्टी में खड़ी थी, सबके बीच होकर भी अकेली। और एक पन्ना तो कोरा था, बस एक कमरा, लगी हुई आग और अंदर झुलसती एक औरत, उसके साथ 2 मासूम बच्चे। सामने 2 इंसान खड़े मुस्कुरा रहे थे बाहर, और दूर से छिपकर पेड़ की ओट से एक बच्ची आंसू बहाते उसे देख रही थी। व्याकुलता जैसे उस स्केच बुक की निशानी थी। कई चेहरे थे उस लड़की के भी जिसने कभी उसे अपनाया था फिर अकेला छोड़ दिया था। वो चेहरे भी थे, हर रेखा में कोई नाइटमेयर था, कोई दबी चीख, कोई रूखी सांस, कोई भूली हुई छुअन। ईसा धीरे से बुदबुदाती है, पेंटिंग कभी सिर्फ रंग नहीं होती, वो आवाज़ भी रखती है जो बस देखने वालों को ही नहीं सुनाई देती। अगर ध्यान से देखें तो समझ पाए इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे के चरमराते अनुभव, इसके पीछे की टूटती, कलपती, बिखरती एहसासों की कहानी। और इसके साथ ही रात बीत जाती है। दूसरे दिन रविवार होने की वजह से कोई काम नहीं था। आज कैफ़े कॉटेस्ट भी काफ़ी लेट खुलना था, और शाम तो जैसे ईशू की दादी ने पहले ही बुक कर लिया था अपने लिए। दोपहर में कैफ़े खोलने जा रही ईशू को उन्होंने बुलाकर कहा, आज तेरी अपॉइंटमेंट मेरे साथ है, तो सोचना भी मत कि तू इधर उधर भाग सकती है। 4 बजे तक तू मुझे इस घर में चाहिए। और ईशू दादी के पास आती है, उनके गले लगती है और उसके बाद कहती है, डंडा दो, लेकिन अभी मैं जाना ज़रूरी है। अगर कैफ़े नहीं खुला तो फिर आप जानती हो मेरा मूड ऑफ रहेगा। हाँ भैया, हम लोग से ज़्यादा तो इसे अपने कैफ़े की पड़ी है। कैफ़े नहीं हो गया, इसकी आत्मा बस गई हो वहाँ। और इसके साथ ही ईशा मुस्कुराती है। फिर वो अपने पापा के गले लगती है और उनसे 5 रुपए मांगती है। कुल्फ़ी के लिए 5 रुपए? अरे अब तो तुम कमा रही हो, अब क्यों चाहिए तुम्हें 5 रुपए? वो सब कुछ नहीं होता। कुल्फ़ी के लिए पैसे चाहिए तो चाहिए, दो, वरना दादू से बोल दूँगी। उसके पापा उसे पैकेट से निकाल कर 5 रुपए देते हैं और इसके बाद वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर चली जाती है। दोपहर में कैफ़े कॉन्टेस्ट के खुलते ही कुछ लोग आ चुके थे, कुछ किताबें पढ़ने, कुछ बच्चे कैनवस पर रंग उतारने, जैसे बच्चों को कैफ़े खुलने का ही इंतज़ार था। और ईशू एक कोने में बैठी अपने चाय की चुस्की में मगन थी। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल घिरे हुए थे, मौसम बिल्कुल सुहावना था। लेकिन कल रात के वो एहसास अभी जैसे ईशा के साथ थे, उसे हॉन्ट कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, और उसकी आंखों में देखने वाला ये बखूबी देख सकता था। लेकिन सवाल यही था, इतना आसान था क्या? वैसे भी खुश रहने वाले लोगों से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, उनके बारे में अनुमान ही लगाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे खुशमिजाज इंसान होंगे। उनके जीवन में किसी भी तरह का संताप नहीं होगा। ईशू के साथ भी तो कुछ ऐसा ही था। शाम होते होते उसने कैफ़े बंद किया और उसके साथ ही घर पहुंच गई। दादू पहले से ही तैयार बैठी थी। क्या बात है? मतलब पार्क जाना हो, उनके बाद इनकी फुर्ती देखो, नहीं तो इनसे बड़ा आलसी तो मैंने आज तक नहीं देखा। पापा हंसते हैं और माँ कहीं दूर किचन से उनकी बातें सुन रही थी। ईशू की दादी अपनी बहू को कहती है, हम लोग शाम तक आएंगे। हाँ, इस बीच मुझे फ़ोन मत घुमा देना, वरना पता चला कि बीच रास्ते में मुझे डिस्टर्ब कर दिया। उसकी माँ मुस्कुराती है, लेकिन ईशू से फिर कुछ नहीं कहती।
शाम ढल रही थी और ये दोनों पार्क पहुंच चुके थे। दादी का मन बोर हो रहा था और पसंदीदा जगह तो पार्क में बैठना ही था और लड़कियों के रिश्ते पर अजीब सी सलाह देना। ईशा उनके पास आती, क्या दादू, आपको और कोई काम नहीं रहता क्या? दादी हंसते हुए, तेरे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ घूमने का सौभाग्य बहुतों को नहीं मिलता, पर तू है कि देखती भी नहीं लड़कियों को। ईशा ने मुस्कुराते हुए बॉटल उठाई, आप देखो लड़कियों को, और हाँ, कुछ भी ऊट-पटांग मत बोल देना, वरना उसी दिन की तरह हम लोगों को फिर से पार्क छोड़कर छिपते छिपाते भागना पड़ेगा। उस दिन भी गलती तेरी थी, मैंने कितनी अच्छी लड़की सेट की थी, लेकिन तूने उससे बात नहीं की। अब उस पर वो चिल्लाने लगी तो मैं क्या करूं? हाँ, मेरी गलती थी, इस कारण से हम भागे थे, लेकिन आज कुछ ऐसा मत करना दादी, प्लीज़। ठीक है, नहीं करूँगी। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ और किसी पर दिल मत हार बैठना, बता रही हूँ मैं आपको। दादी ने आँख मारी, तेरे लिए ही देखूंगी, कोई जमने लायक हुआ तो बता दूंगी तुझे। हाँ, मुझे बताना, उसे जाकर मत बता देना। ईशा हंसती हुई दूर चली गई थी और दादी एक जगह पर बैठ गई थी। तभी कुछ दूरी पर एक तेज आंधी जैसी रफ्तार आई और दादी झुकने वाली थी कि आंखों से चश्मा फिसल कर जमीन पर गिर गया। दादी धीरे धीरे झुकी पर कमर साथ नहीं दे रहा था। तभी किसी ने नरमी से वो चश्मा उठाया और उनके हाथ में दे दिया। संभालिए आंटी, कहीं खुद को चोट ना आ जाए। दादी ने नज़र उठाई, सामने रवीना थी, हल्की मुस्कान के साथ। दादी उससे कहती, अरे बेटा रवीना हल्की मुस्कान, थैंक यू मत बोलना, आशीर्वाद दे दो वो ठीक है, लेकिन थैंक यू क्या होता है? दादी अब उसे देखती, अरे वाह, तू तो संस्कारी भी है। तभी ईशा आ गई, बॉटल हाथ में, लेकिन भौवें चढ़ी हुई थी। ईशा काटती हुई आवाज़ में, क्या बात है, अब मेरी दादी से मेरी शिकायत कर रही हैं आप? रवीना चौंक कर पीछे पलटती है, व्हाट? मतलब हर बार टांग अड़ाना ज़रूरी है आपका ना? अब मेरी फैमिली में घुस आई। रवीना थोड़ी रुखाई से उसकी ओर देखते हुए कहती है, तो अब आप पेट्रोल ड्यूटी पर हैं, मैं चश्मा उठा रही थी, गुनाह कर दिया क्या? गुनाह नहीं, पर मौके ढूंढने की आदत है शायद आपको। अब मेरी दादी से मेरी शिकायत करेंगे, उसके बाद मेरे बारे में उनके कान बढ़ेंगे। रवीना उसे देखती है, आपको हर चीज़ को ड्रामेटिक बनाने की कितनी बड़ी आदत है। और इसके साथ ही उन दोनों के बीच बहस शुरू होती। दादी वहीं बैठी इन दोनों को देख रही थी और ईशा और रवीना जैसे कि एक दूसरे को काट खाएं ऐसी नज़रों से देख रही थी। टॉम एंड जेरी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आपको हर बात में सरकाज़म ढूंढना होता है और आपको हर सरकाज़म में पर्सनल अटैक दिखता है ना मैडम? ईशा उसे देखती है, आप जानबूझकर करती हैं ये सब, जानबूझकर इरिटेट करती हैं आप मुझे, और आप जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग पालती हैं मेरे बारे में। जब भी जहाँ भी देखा बस प्रिजम्पशन कर लिया। मेरी दादी को शाम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बता रही हूँ। आपकी दादी खुद मुझसे इम्प्रेस्ड है, शायद टेस्ट बेटर है उनका, आपकी तरह नहीं, वरना वो मुझसे इम्प्रेस क्यों होती? और यकीन ना हो तो पूछ लीजिए अपनी दादी से। ऐसा कहकर रवीना दादी को आंख मारती है और दादी जैसे ब्लश करने लगती है और नज़रें झुकाकर कहती है, हाँ लड़की तो अच्छी है। ईशा अपनी दादी को घूरती है, आप हर जगह क्यों आ जाती हैं रवीना? मैं सवाल पूछ सकती हूँ आपसे, आप इतना रिएक्ट क्यों करती हैं? ये पार्क है, यहाँ लोग आ सकते हैं, अगर किसी को मदद चाहिए तो मदद कर सकते हैं, इसमें हाइपर होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि आपके सामने मेरा दिमाग जो है ना खोलने लगता है, आपकी हरकतें ही ऐसी है। रवीना उसकी तरफ बढ़ती, दिमाग का नहीं पता, शायद आपका दिल ज़्यादा बोलने लगता है, और उसके सामने फ्लर्ट वाली नज़रों से उसे देखती है। ईशा नज़रें झुकाते हुए, डोंट फ्लैटर योरसेल्फ। रवीना आंखों में चमक ली, कोशिश तो नहीं की मैंने, अब मेरे यहाँ होने से आप इतनी इम्प्रेस्ड हैं तो मैं क्या करूँ? आप हमेशा इतनी कोल्ड रहती हैं, आई जस्ट हेट यू। रवीना उसकी ओर बढ़ती है, और आप हमेशा इतनी अनप्रेडिक्टेबल, क्या किया जाए? खैर, अब मैं जितना आपको जानती हूँ उससे ये तो कह सकती हूँ कि आपका फेवरेट काम चाय बनाना नहीं, उससे झगड़ा करना है।
और इसके साथ ही ईशा उसे घूर कर देखती है। तभी दादी कहती है, ओए बस करो, तुम दोनों में केमिस्ट्री तो बहुत है, बस चैप्टर शुरू होने की देर है। अब चलो मेरे साथ, मुझे चाय पिलाओ और पार्क घुमाओ। और हाँ, तू कुल्फी खा ले, लेकिन थोड़ी कुल्फी तो मुझे भी मिलनी चाहिए, वरना घर जाकर बता दूंगी कि आज यहाँ पर क्या हुआ था। दादी के ब्लैकमेल को देखकर ईशा उन्हें घूर कर देखती है। अब आना कभी मेरे साथ पार्क। तभी रवीना दादी के पास जाती है। कोई बात नहीं दादी, ये नहीं लेकर आए ना तो मुझे बताना, मैं आपको लेकर पार्क आऊँगी और फिर हम यहाँ बैठकर बातें करेंगे, ठीक है। दादी उसके पास बैठती है, डन का इशारा करती है और ईशा की ओर देखती है। ईशा जैसे खा जाने वाली नज़रों से रवीना को देख रही थी और उसके अंदर गुस्से का उबाल बढ़ता जा रहा था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।